नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की चर्चा करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल की चर्चा करता हूं और अस्पताल के हृदय रोग विभाग पिछले 2 साल से भी अधिक हो गए हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष और देश ही नहीं दुनिया के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हार्ट सर्जन डॉक्टर ओम शंकर, वो अपने मरीजों के लिए, अपने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रशासन से संघर्ष कर रहे हैं। वो डॉक्टर ओम शंकर जो पिछले करीब 10 साल से बनारस में पृथक एम्स की मांग कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अलग हो। हालांकि उनकी उस पुरजोर मांग का ही परिणाम रहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को एम्स का दर्जा मिला, लेकिन जो आशंकाएं पूर्व में डॉक्टर ओम शंकर ने जताई थी, वो सारी आशंकाएं आज जस की तस मुंह बाएं खड़ी हैं मूर्त रूप में। ऐसे में बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर भारत के और यहां तक कि बिहार और नेपाल तक के मरीज इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आते हैं। हृदय रोग विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहा है, मरीजों के लिहाज से, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिहाज से। और कोरोना काल के बाद, वैक्सीनेशन के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, उस लिहाज से उनको ढेर सारी सहूलियतों की बात तो नहीं, कम से कम बुनियादी सुविधाएं अस्पताल परिसर में उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर ओम शंकर लगातार संघर्षरत हैं। आज ही जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री महोदय, आपको सविनय अवगत कराना चाहता हूं कि आपका संसदीय क्षेत्र काशी एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह एशिया की सबसे प्राचीन नगरी है, जहां हजारों सालों से लोग गंगा मैया के आंचल में लगातार रहते आए हैं। धर्म, संस्कृति, चिकित्सा और शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी पहचान दुनिया भर में कायम है। यहीं पर भगवान धन्वंतरी द्वारा पूरी दुनिया में पहली बार चिकित्सा जगत की उत्पत्ति की गई थी, जिसे महर्षि देवदास, चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों ने मिलकर अपने शोध के द्वारा अग्रणी चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करने में अपना अमर योगदान दिया। शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विश्वविद्यालय ईसा से सैकड़ों वर्ष पहले यहीं पर स्थापित किया गया था। इन्हीं सब वजहों से प्रयागराज में जन्मे महामना ने भी एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए काशी को ही चुना था। अपनी स्थापना काल से ही इसकी गरिमा पूरी दुनिया में स्थापित हुई। परतंत्र भारत में भी इसकी ख्याति और प्रतिष्ठा का अनुभव आप इससे लगा सकते हैं। आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी यहां कार्य करना चाहते थे। इस विश्वविद्यालय ने अब तक न जाने कितने ही वैज्ञानिक, शिक्षाविद, राजनेता और राष्ट्रपति तक इस देश को दिए हैं। एक सांसद के तौर पर विगत 10 वर्षों में आपने भी काशी के विकास को प्राथमिकता देने की कोशिश की। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकारों की हमारी लड़ाई को आपने गंभीरता से लिया, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके सकारात्मक सहयोग से एक ओर जहां
आईएमएस को एम्स जैसा दर्जा मिला, वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पर विकसित करने के लिए बजट भी उपलब्ध हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके द्वारा संस्थान के विकास के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने की बजाय उसका दुरुपयोग यहां के अधिकारियों द्वारा अपनी समृद्धि हासिल में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। कुलपति जी की अक्षमता का आलम यह है कि वो अपने 2 सालों से ज्यादा के कार्यकाल में अब तक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए अति आवश्यक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक का गठन नहीं कर पाए हैं। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाकर चुनाव आचार संहिता के दौरान भी नियुक्तियां की जा रही है। यह एक प्रशासनिक अपराध है। कुलपति जी ने न सिर्फ खुद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पर मिले धन का दुरुपयोग किया, बल्कि वो करते आ रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको खुलेआम संरक्षण भी दे रहे हैं। वो महामना ताल के कई पेड़ों को काटकर रोज बेच रहे हैं। मतलब विश्वविद्यालय को मजबूत करने की बजाय कुलपति अपने 2 सालों से ज्यादा के कार्यकाल में विश्वविद्यालय की नींव को दीमक की तरह कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। आज इस विश्वविद्यालय में कुलपति के सबसे अजीज और करीबी अधिकारी हैं आतंक भ्रष्टाचार में डूबे और सत्यापित अपराधी सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता, जिनके कुकृत्यों का किस्सा पढ़कर आपके रूह कांप जाएंगे। महोदय सबसे पहले अपने गैर शैक्षणिक अनुभवों को शैक्षणिक बताकर मेडिसिन के प्रोफेसर बन गए। बिना किसी सक्षम अधिकारी की संस्तुति के खुद को ब्लड बैंक का जबरन इंचार्ज घोषित कर उस पर अपना अवैध कब्जा कर लिया। बीएचयू जैसे सम्मानित संस्थान में स्वघोषित ब्लड बैंक इंचार्ज बनकर आधिकारिक मान्यता के ब्लड बैंक को सालों साल तक संचालित करते रहे। ब्लड बैंक की मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर के नामों का दुरुपयोग किया, वो भी बिना उनकी अनुमति के। ज्ञात हो कि मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, जबकि ब्लड बैंक का इंचार्ज सिर्फ पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ही बन सकते हैं। आज भी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल स्थित जांच घर के ऊपर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। प्रोफेसर ओमशंकर कहते हैं कि इनके ऊपर आईआईटी के बच्चों द्वारा दान दिए गए ब्लड को चुराकर बेचने का 2016-17 में जब आरोप लगा तो तत्कालीन कुलपति द्वारा इनको पहले चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटा दिया गया, फिर ब्लड बैंक के इंचार्ज रहते हुए इनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। जांच समिति ने जांच में इनको गुनाहगार पाया और इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की, जिसके तहत इनको ब्लड बैंक इंचार्ज के पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद इनको नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ओमशंकर के अनुसार कुछ दिन बाद वे फिर इमरजेंसी के इंचार्ज बना दिए गए। वहां उन्होंने एक नर्सिंग स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठने लगी। तभी कोरोना महामारी आ गई। नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार मामले में इनके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, उल्टे उस अक्षम और भ्रष्ट व्यक्ति को प्रोन्नति देकर कोविड का नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। कोविड के नोडल अधिकारी के तौर पर इन्होंने एक बार फिर से अपनी अक्षमता को उजागर किया और मरीजों को समुचित इलाज मुहैया कराने में विफल रहे, जिसके चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोविड के नोडल अधिकारी रहते हुए इन्होंने करोड़ों के सामानों की खरीदारी की, जिसमें भी अनियमितता करने के इनके आरोप लगे हैं इनके ऊपर। इनके प्रशासनिक अक्षमता, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए जब इनके विरुद्ध दंडात्मक कर इनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए था, तब मिला इनको चिकित्सा अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति। बीएचयू अधिकारियों द्वारा एक सत्यापित भ्रष्टाचारी व्यक्ति का बार बार बचाव, उसका संरक्षण और उनको सजा के बदले प्रोन्नति देना बीएचयू में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता का एक छोटा सा उदाहरण है। अपने विगत काल के करतूतों पर पर्दा डालकर एक बार फिर से चिकित्सा अधीक्षक बनने के बाद इन्होंने सारी हदें पार कर दी। इन्होंने कायाकल्प योजना के तहत संस्थान को मिली धनराशि का खुलकर यूज किया। मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने की बजाय इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग पत्थर के ऊपर ग्रेनाइट लगाकर निजी लाभ के लिए किया।
डॉक्टर ओम शंकर कहते हैं कि इसके बाद भी कुलपति जी संग मिलकर फायदे में चल रही सीसीआई जांच केंद्र को एक पीओसीटी नामक एक ऐसी कंपनी के हाथों में बेच दिया जो कई राज्यों में पहले से ब्लैकलिस्टेड है। यह जांच केंद्र मरीजों को रोज गलत रिपोर्ट देती है, जिससे सम्मानित संस्थान की गरिमा और विश्वसनीयता को चोट पहुंच रही है। विटामिन डी और किडनी की रिपोर्ट तो अक्सर गलत बताई जाती है। इसके अलावा ज्यादातर की जांच की दरें बढ़ाकर निजी जांच संस्थानों में होने वाले जांच दरों के लगभग बराबर कर दिया गया है, जिससे यहां मरीजों की सुविधाएं बनने के बजाय पहले से भी कम हो गई हैं। उनके प्रशासनिक जो कृत्य है उनका आलम यह है कि अब वो चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डीन और डायरेक्टर महोदय के लिखित आदेश को भी नहीं मानते। ताजा उदाहरण के तौर पर हृदय रोग विभाग है, जिसके आवंटित बेड के ऊपर पिछले 2 साल से पहले उन्होंने डिजिटल ताला लगा रखा है, जिससे 35,000 से ज्यादा हृदय रोगियों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इलाज के अभाव में उनसे हजारों रोगियों की जानें जा चुकी हैं, जिसे उचित इलाज द्वारा बचाई जा सकती थी। डॉक्टर शंकर का कहना है कि बार बार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की और मरीजों को बेड खाली रहते हुए भी इलाज के लिए वापस जाने को विवश किया। अगस्त 2023 में भूतपूर्व निदेशक महोदय के आदेश पर इस संबंध में वर्तमान के डीन साहब की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिनिधि भी शामिल थे। 2 महीने तक जांच करने के बाद इस समिति में चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिनिधि द्वारा दी गई बेतुकी दलीलों को खारिज करते हुए बहुमत से CSSB भवन के संपूर्ण 4थे तल और आधा 5वें तल को हृदय विभाग को आवंटित करने की अक्टूबर 2023 में अनुशंसा की। इस अधीक्षक ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। फिर से 5 महीने बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विवश होकर 8 मार्च 2024 से मैंने आमरण अनशन करने की नोटिस कुलपति और निदेशक को दी। उसके बाद मेरे निदेशक और डीन महोदय के बीच वार्ता हुई और अंत में यह फैसला लिया गया कि समिति द्वारा सुझाए गए सभी संस्तुतियों को अक्षरशः तत्काल प्रभाव 9 मार्च 2024 से लागू किया जाएगा। इस समिति के लिखित आदेश की एक कॉपी भी प्रदान की गई, दूसरी चिकित्सा अधीक्षक को दी गई। निदेशक और डीन महोदय द्वारा लिखित आदेश मिलने के बाद मैंने 8 मार्च से प्रस्तावित अपने आमरण अनशन को खत्म करने की बजाय स्थगित कर दिया था, क्योंकि मैं इस अपराधी मानसिकता वाले चिकित्सा अधीक्षक के काले इतिहासों और कुकृत्यों से अच्छी तरह वाकिफ था। मेरा शक बाद में सही साबित हुआ और चिकित्सा अधीक्षक ने निदेशक और डीन महोदय के लिखित आदेश को भी मानने से साफ इनकार कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक यही नहीं रुके, बल्कि निदेशक और डीन महोदय के लिखित आदेश पाने के बाद भी उन्होंने बेड हृदय विभाग को देने की बजाय उसे आंको सर्जरी विभाग को आवंटित कर दिया, जो न सिर्फ निदेशक और डीन महोदय के आदेशों की अवमानना थी बल्कि उसका अपमान भी था और बीएचयू के नियम कायदे कानूनों का पूरा उल्लंघन भी। इसके बाद उनको कुलपति द्वारा न सिर्फ तुरंत चिकित्सा अधीक्षक पद से हटाया जाना चाहिए था, बल्कि इनको नौकरी से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए था और इनके चिकित्सा अधीक्षक करते हुए इनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच SIT गठित करके कराई जानी चाहिए थी, लेकिन कुलपति ने ऐसा नहीं किया। इनकी नियुक्ति तात्कालिक चिकित्सा अधीक्षक के तौर पर 6 मई 2021 को की गई थी, जो अधिकारियों की अधिकतम नियुक्ति अवधि 3 वर्ष को भी पार कर चुकी है। बावजूद इसके चिकित्सा अधीक्षक आज भी अपने पद बने हुए हैं और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस संबंध में मैंने कई पत्र बीएचयू के कुलपति को लिखे, लेकिन उन्होंने अब तक चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे बीएचयू में कानून के बदले भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता का राज कायम हो गया है। अब आखिरी उम्मीद आपसे है, आप इस संबंध में कुलपति जी को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दें, जिससे चुनावी समय में आपको राजनीतिक नुकसान न झेलना पड़े। आपका विश्वासजन डॉक्टर ओम शंकर। ये इतनी लंबी चिट्ठी
प्रधानमंत्री के नाम संबोधित की गई है और डॉक्टर ओम शंकर ने वर्तमान सरसुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक को पर जितने आरोप लगा दिए हैं कि अगर वास्तव में उनकी जांच करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर ओम शंकर शनिवार 11 मई से जिस आमरण अनशन को उन्होंने 8 जनवरी को स्थगित किया था वो कल से शुरू होने जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमेशा की तरह डॉक्टर ओम शंकर अपनी ओपीडी भी वहीं पर चलाएंगे, लेकिन इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विज्ञप्ति जारी करके ये साफ साफ चेतावनी दी गई है और मरीजों को सलाह दी गई है कि इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए, सड़क पर या धरना स्थल पर किसी तरह की कोई ओपीडी नहीं लगेगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे एक एक बातों को जो डॉक्टर ओम शंकर ने कहा है, उसके बाद आप उस पर मंथन करेंगे और अपनी तरफ से भी विश्वविद्यालय प्रशासन को डॉक्टर ओम शंकर द्वारा उठाई गई मांगों को लेकर के जो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र जारी किया है उसमें लिखा है, देखते हैं कल क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, क्या विश्वविद्यालय के हालात सुधरेंगे, सरसुंदरलाल अस्पताल चिकित्सालय के हालात में कुछ सुधार आएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुछ मेरी भी मदद हो। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।